काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 11। लेकिन ये दहशतनाक मंजर मेरी आवाज छीनने में कामयाब हो गया और बिलाखिर खौफ की इंतहा ने मुझे इस गर्वनाक होश से निजात दिला दी। बेहोशी होश से बदर जहां बेहतर थी। फिर न जाने कब समात ने जहन के पर्दों पर दस्तक दी। होश वापस आने लगे। पलकों के पपोटों ने रोशनी का एहसास दिलाया। आवाजें अल्फाज बनकर समझ में आने लगी। होश आने वाला है। यह अजनबी आवाज थी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। नुस्खा मतलब से मंगवा लेना, तरकीब इस्तेमाल लिखी होगी। जी बहुत बेहतर। दूसरी आवाज चांद खान के अलावा किसी की नहीं थी। जी चाहा कि आंखें खोलूं, लेकिन एक नशे की सी कैफियत थी। आंखें बंद रखने में ज्यादा लुत्फ आ रहा था, मगर बात समझ में आ रही थी। सुबह हो चुकी थी और मेरी कैफियत का हाल दूसरों को मालूम हो चुका था। चांद खान शायद हकीम साहब को बाहर छोड़ने गए थे। ये शख्स बहुत अच्छा इंसान है। इस दौर में बेलौस इतनी मदद कौन करता है। हालांकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले थे। रेहाना बेगम और सरफराज ने मकदूर भर मेरे लिए किया था। वो बेचारे इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। फिर भी उनका किया बहुत कुछ था, मगर उनके इस करने का जवाब था। वो मेरी शराफत से मुतासिर हुए थे, जिसके तहत उनका घराना एक अलमिये से बच गया था। मगर ये भी उनकी नेक दिली थी, क्योंकि इस दौर में लोग कहाँ किसी का एहसान याद रखते हैं। वक्ती एतराफ और उसके बाद इज्तनाब बरतना, कौन दूसरों के जंजाल में फंसे। चांद खान अब वापस आ गए थे। मुझे रात के भयानक वाकयात भी याद आ गए थे। पता नहीं दूसरे लोगों को इस बारे में क्या मालूम है। इसी दौरान चांद खान की आवाज सुनाई दी। चंदा, आंखें खोलो मसूद मियां। और मैंने आंखें खोल दी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ खान साहब। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मंगवा लीजिए, मैंने कहा, और चांद खान खुद ही उठकर बाहर दौड़ गए। खुलूस का वही आलम नजर आ रहा था। पता नहीं रात के वाकयात उन लोगों के सामने किस शक्ल में आए। चांद खान फिर मेरे सामने आ बैठे थे। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने धड़कते दिल से पूछा, मेरे कमरे का क्या हाल है खान साहब? अम्मा, क्या टड्डी दल घुसाया था कमरे में? क्या हुआ था? बचपन में एक बार टड्डी दल देखा था। दरख्त नंगे कर दिए थे, घास फूस और पौधों में डंडियां रह गई थी। मगर ये तो टड्डी दल से भी ज्यादा ऊपर की कोई चीज थी। अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों का चूना, हर चीज। ये देखकर सबकी अकल खोपड़ी से बाहर हो गई है और किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ओह, गोया वो सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, फजल खान सुबह 5 बजे उठने के आदी हैं। पूरे घर का चक्कर लगाने की आदत है। पढ़ पढ़ कर फूंकते रहते हैं। जब वो सुबह तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरे तो दरवाजा ही गायब देखा। नाच कर रह गए। दिमाग घूम गया उनका। अंदर घुसे तो कमरे की हालत देखकर निकल भागे और फिर सबको जगा दिया। तुम्हारा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई 200 साल पुराना खंडर। तुम्हें बेहोशी में उठाकर लाया गया था। वो कौन सी चीज थी जिसने ये किया? कुछ निशान नहीं मिले खान साहब? नहीं, कुछ भी नहीं। वो मकड़ियां थी। मैंने आंखें बंद करके कहा, मकड़ियां? खान साहब हैरानगी से बोले, जी, लाखों मकड़ियां जो छत पर नमूदार हुई थी और फिर नीचे उतरकर हर चीज खाने लगी। तुम बाहर क्यों ना भाग आए चंदा? मैं मफलूज हो गया था। आवाज तक बंद हो गई थी। खान साहब ने गहरी सांस ली। नाश्ता सामने लाकर रख दिया गया था। खान साहब बोले, डटकर नाश्ता करो। हकीम साहब ने किसी चीज का परहेज नहीं बताया। उसके बाद दवा खानी होगी। आप जानते हैं खान साहब, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। अच्छा चलो चलो नाश्ता करो। अरे लो भाई, क्या तकल्लुफ है। जी खान साहब, मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। खान साहब खुद भी मेरे साथ मसरूफ हो गए थे। इसी दौरान मैंने कहा, कुछ कहना चाहता हूँ खान साहब। हाँ कहो। मैं यहां से जाना चाहता हूँ। कहाँ? कहीं भी खान साहब, जहां खुदा ने मेरा ठिकाना बनाया होगा। आपने जो कुछ मेरे लिए और मेरे भाई के लिए किया है, उसका सिला मैं मरकर भी नहीं दे सकता। मगर मैं अपने मोहसिन की जिंदगी, सेहत और खैरियत का ख्वाह हूँ। मैंने बताया था ना कि हकीम सादुल्ला सिर्फ इसलिए शिकार हुए कि। समझ गया, क्या कहना चाहते हो। देखो मियां मसूद, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि चांद खान बुरा धंधा करते हैं, मगर लोगों का कहना है कि हमारी नस्ल बुरी नहीं थी। रगों में किसी चमार का खून नहीं है। बाप दादा आन बान पर मिटते रहे हैं। कुछ तो सुर्खी हमारे खून में भी होगी। वो मियाँ का जना अगर इतना ही दिलावर था तो मकड़ियां हमें खा जाती। हम भी तो देखते। इससे तो ये पता चल गया कि वो हमें माली नुकसान पहुंचा सकता है, जानी नहीं, और इसकी हमें परवाह नहीं।
हमने कौन सा अपनी मेहनत से कमाया है। दूसरी बात ये चंदा कि हमें तुम्हारा नहीं उन माँ बाप का ख्याल है जो लुट गए हैं और वीरान हो गए हैं। राज दुलारे इंसान बड़ा कमीना है। उसे जो कुछ मिल जाता है उसे वो अपनी अकल का नतीजा समझता है, हालांकि देने वाला जानता है कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है। हमने तुम्हें रतौली जाने का वादा किया है। ये हमारे लिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जरिए किसी की बेहतरी होने वाली है, और अब अगर हमने इससे मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बनेगा ये अल्लाह ही जाने। जो हुआ भूल जाओ। हम तो ये तावीज तुम्हारे गले में डाल देते मगर मना दी है, बस इसीलिए मजबूर हैं। खान साहब, मैं जो बात थी तुम्हें बता दी बच्चे। हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा ना करे। और हाँ सुनो, अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों निकल चलेंगे। मैं खामोश हो गया। कौन कमबख्त ये नहीं चाहता था। जिंदगी हराम शय बनकर रह गई थी। अपना कुछ भी नहीं था। माँ बाप बिछड़ गए थे, भाई नामालूम रास्तों पर निकल गया। पता नहीं जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो कि ना हो। अब्बा और अम्मा का क्या हाल होगा। उनके दोनों बेटे उनसे छिन गए थे। मामू रियाज के बारे में यकीन था कि वो उन्हें संभाल लेंगे। वो ना होते तो बाप की कमर तो टूट ही गई थी। खान साहब दिन भर मसरूफ रहे थे। मुझे हकीम साहब की दी हुई दवाएं खानी पड़ी थी। रात को खान साहब वापस आकर बोले, कल रवानगी है मसूद मियां। कल? हाँ, कुछ काम थे जिनकी वजह से परसों का इरादा किया था, वो आज ही हो गए, इसलिए अब कल चलते हैं। अल्लाह करे अलीमुद्दीन मियां जीते हों, बड़े अच्छे इंसान हैं। पहले उनके पास चलेंगे, फिर उनके साथ मज़ार पर चलेंगे। तुम देख लेना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जी, जो हुक्म हकीम साहब। रात को खान साहब ने कहा, आज मेरे पास सोना है, तुम्हें दूसरे कमरे में नहीं सोने दूंगा। दिल के इंतहाई गोशों से खान साहब के लिए दुआएं निकल रही थीं। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। बड़ी पुरसुकून रात गुजरी। दिल को बड़ी तकवीयत और सुकून रहा था। सुबह बेहद खुशगवार थी। खान साहब ने आदमी भेजकर रेल की टिकट मंगवाए थे और अब मैं सिर्फ उनके इशारों पर चल रहा था। तैयारियां ही क्या करनी थी। 2 जोड़े कपड़े खान साहब के सूटकेस में रखे और दोपहर को रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सोच के दरवाजे बंद कर लिए थे और अब सिर्फ एक ही लगन थी कि किसी तरह उस बुजुर्ग हस्ती के हुजूर पहुंच जाऊं जिसके फैज से मेरा मसला हल हो जाए। खान साहब मामूली आदमी ना थे जो सामने से गुजरता सलाम करता गुजरता। रेल आ गई। हमें बड़े एहतराम से रेलगाड़ी में बिठा दिया गया। खान साहब पान खाने के आदी थे। रेल चल पड़ी तो पान की डिबिया और पटवा निकाल लिया। मुस्कुराकर बोले, लो चंदा पान खाओ। खान साहब, मैं पान नहीं खाता। अम्मा खा लो, ईद बकरीद पर तो सभी खाया करते हैं। और सुनो, हंसो और मुस्कुराओ, बुरी घड़ी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे, मगर चांद खान को मत भूलना। मैं सिसक पड़ा और खान साहब ने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिया। ना चंदा ना, मर्द की आंखों से आंसू नहीं शोले निकलने चाहिए। ना, दुश्मन भी मर्दों के ही होते हैं। मर्द हो, मर्दों की तरह हालात से मुकाबला करो। बुरी बात चंदा, बुरी बात। खान साहब के मोहब्बत भरी लम्स को महसूस करके न जाने क्या क्या एहसास जाग उठे थे। सफर जारी रहा और रात हो गई। खान साहब खाना साथ लाए थे। दस्तरखान खोलकर बैठ गए। इसरार करके खाते और खिलाते रहे। रात को 12 बजे उन्होंने कहा, अब पाँव फैलाकर सो जाओ दुलारे, हम जाग रहे हैं। नहीं खान साहब, आप सो जाइए। मियाँ उम्र भर सफर में नींद नहीं आई, आज क्या खाक आएगी। तुम सो जाओ। और फिर जागना यूं ही जरूरी है कि सुबह 4:30 बजे ये ट्रेन मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। तुम्हें तो अंदाजा भी ना होगा। उन्होंने जिद करके मुझे लिटा दिया। ट्रेन की आवाज ख्यालात के साथ सफर करती रही और आंखों में गुनूदगी घुल गई। थोड़ी ही देर के बाद सारे एहसासात सो गए। न जाने कितनी देर हुई थी सोते हुए और न जाने क्या वक्त था कि अचानक कयामत ज़हूर में आ गई। इतनी तेज रोशनी हुई कि बीनाई जाती रही। कोई आतिशफिशां फटा था या जलजला था, कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इंसानी शोर चारों तरफ से उभर रहा था। लोग भयानक आवाज में चीख रहे थे। मेरा चेहरा भीगा भीगा सा लग रहा था। गहरी नींद से आंख खुल जाने की वजह से सर दुख रहा था और अभी और सो जाने को जी जा रहा था। सब कुछ भूलकर, सब नजरअंदाज करके मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली और फिर न जाने कब जागा था। तेज रोशनी हो गई थी। खिड़कियों से सूरज की शुआएं अंदर आ रही थीं। गर्मी लग रही थी और पंखा बंद था। न जाने क्यों तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, रत्ना, ओ रत्ना, अब तक सोता रहेगा रे? 10 बजे हैं रत्ना, उठ जा भाई। ये न जाने कौन था,
न जाने किसे आवाज दे रहा था, मगर फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक दराज कामत खातून अंदर आ गई। भारी भरकम मोअम्मर खातून थी, साड़ी बांधे हुई थी और माथे पर बिंदिया लगी हुई थी। उम्र 40 से ऊपर ही होगी। रत्ना उठ जा बेटा, देख कितना दिन चढ़ गया है। उफ ओ, पसीने में भीग रहा है। निगोड़ी मारी बत्ती 2 घंटे से गई हुई है। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे तू उठेगा नहीं? खातून ने मेरी शानी झंझोड़ते हुए कहा और मैं दम बखुद रह गया। रत्ना? मैं फटी आंखों से उन्हें देखने लगा। पानी लाऊं ठंडा चाची? 2 कटोरे भर डाल दो, नींद ऐसे भागेगी जैसे मामा जी के सर से सींग। बाहर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। रत्ना बेटा उठ जा, इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। खातून ने फिर कहा और मैं जल्दी से उठ गया। जा मुंह धो ले, मैं मालती से नाश्ता भिजवाती हूँ, अब दोबारा ना लेट जाइयो। मोअम्मर खातून ये कहकर वापस मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गईं। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या है ये सब कुछ? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और रत्ना? ये औरत मुझे रत्ना क्यों कह रही है? कैसा अजीब अंदाज है इसका, मोहब्बत से भरपूर, ऐसा जैसे मुझे अरसे से जानती हो। कौन है ये और ये जगह कौन सी है? या खुदा, ये ख्वाब है या आलम बेदारी? अभी मैं सहरी से पांव लटकाए बैठा सोच ही रहा था कि दरवाजे में एक छुरी पैदा हुई और एक रोशन चेहरे ने अंदर झांका। चमकता हुआ सुर्ख रंग, भूरे बाल, पुरकशिश नकूश, हसीन आंखें जिनमें शोखी थी। फिर एक खनकती हुई हंसी सुनाई दी और वो अंदर आ गई। हाथों में नक्शीन मुरादाबादी कटोरा था जिसमें पानी भरा हुआ था। रतन महाराज सुबह हो गई, ये मेरी तरफ से है। उसने कटोरे का पानी मेरे चेहरे पर डाल दिया और मैं उछल पड़ा। पानी यख ठंडा था और मेरा चेहरा और सीना भीग गया था। मैं भबक कर मसहरी से नीचे आ खड़ा हुआ। लड़की ने कहकहा लगाते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और गड़ाप से बाहर निकल गई। ओह, अब ये क्या हकीकत है? क्या हो गया मेरे माबूद, क्या हो गया? मैंने डूबते हुए दिल से सोचा। यूं अहमकों की तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। बाहर निकलूं तो कुछ अंदाजा हो। लिहाजा कमरे से बाहर निकल आया। सामने सहन था, बाथरूम का दरवाजा नजर आ रहा था। कदम उस तरफ उठ गए। मैं उस पुराने तर्ज के बाथरूम में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद किया, कपड़े उतारे, मगर कपड़े उतारते ही मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ये मेरे कपड़े नहीं थे, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सिल्क का कुर्ता, लट्ठे का पजामा। ओह, क्या हो गया है मुझे? क्या हो रहा है ये? मैंने पानी का नल खोल दिया और उसके नीचे बैठ गया और अब मेरी सोच परवास करने लगी। कहाँ सोया था कि आंख यहाँ खुली। जहन के पर्दों पर मिटे मिटे नकूश उभरने लगे। कानों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी जो वाज़ेह होती जा रही थी। रेल की आवाज, रेल। चांद खान। हंसो और मुस्कुराओ, बुरी घड़ी घड़ियों की मेहमान रह गई है। एक वक्त आएगा कि इन वाकयात को याद करके हंसा करोगे। तुम सो जाओ और फिर जागना यूं भी जरूरी है कि सुबह 4:30 बजे ये ट्रेन मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। वहशतज़दा अंदाज में ये सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ। पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा बाहर से बंद था। सर पकड़कर बैठ गया। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। पानी शाने पर गिर रहा था। कौन है अंदर? बाहर से आवाज सुनाई दी और मैं दरवाजे को देखने लगा। अरे भाई, कौन है अंदर? आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं हूं मालती, मेरे मुंह से निकला। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था वो क्या है? नहा रहे हो रत्ना? बाहर से पूछा गया। हाँ, घुटी घुटी आवाज में मैंने जवाब दिया। अरे दरवाजा बाहर से क्यों बंद कराया है? मैंने नहीं कराया, मैंने झल्लाकर कहा। समझ गई, शयामा ने शरारत की होगी। रुक, मैंने खोल दिया है। वही आवाज फिर सुनाई दी मगर इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था। अंदर से एक ही आवाज उभर रही थी, फिर कुछ हो गया। मैं चांद खान के साथ रतौली नहीं पहुंच सका और चांद खान वो न जाने कहाँ है। मैं होश में हूं और ना जाने किस तरह इस अजनबी जगह आ गया हूं। एक अजनबी जगह, रत्ना। क्या बेतुका नाम है। आखिर ये लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? रत्ना जी। बाहर से फिर वही आवाज उभरी और मैं चौंक पड़ा मगर बोला कुछ नहीं। रत्ना जी, कितनी देर में बाहर आओगे? बड़ी जोर से गुस्सा आया था मगर क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए? क्या मैं इस पोजीशन में हूं? मैंने खुद से सवाल किया। आ रहा हूं बस। अरे हमने नाश्ता लगा दिया है। बाहर से आवाज उभरी और मैं गहरी सांस लेकर उठ गया। कोई पागल है ये, कुछ ना सोचने देगी। निकला जाए मगर दिमाग जरा ठंडा रखना होगा। न जाने क्या हुआ है और कैसे हुआ है। मैंने नल बंद कर दिया, लिबास पहना, बाल संवारे और बाहर निकल आया। बाहर कोई नहीं था। मैं उस कमरे में नहीं गया जहां खुद को सोते हुए पाया था, बल्कि एक राहदारी से गुजरकर
बाएं हाथ के एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सामने डाइनिंग टेबल थी, उस पर नाश्ते का सामान सजा हुआ था। कुर्सी घसीट कर बैठ गया, नाश्ता आगे सरका लिया, मगर मैं इस कमरे में कैसे दाखिल हो गया? मैं कैसे जानता था कि नाश्ता इस कमरे में लगा होगा? मेरे कदम खुद ब खुद इस तरफ कैसे उठे? मैं भटक क्यों न गया? ये सब कुछ मुझे अजनबी क्यों नहीं लग रहा? ओह, ये क्या है? फूरियर चरण का कोई नया खेल? दिमाग पर सन्नाटा तारी हो गया। चांद खान कहाँ हैं? हम दोनों तो रेल में सफर कर रहे थे। चांद खान जाग रहे थे और मैं सो रहा था। फिर वो ख्वाब जैसी कोई आवाज, तेज रोशनी, और फिर मैं दोबारा सो गया था, सब कुछ एक ख्वाब समझकर। और अब जरूर भूरिया चरण कोई चाल चल गया है। उसने मुझे उस मुकद्दस मज़ार पर नहीं पहुंचने दिया और अब मैं किसी हिंदू घराने में था और ये लोग मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे थे। कौन लोग हैं ये? वो मोहम्मद खातून, वो खूबसूरत शरीर लड़की। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी खतरनाक जाल में तो नहीं फंस गया? कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली? नहीं, होशियारी से काम लेना होगा, सोच समझ कर कदम उठाना होगा, हालात का जायजा लेना होगा। चाय वापस ले गई थी, सोचा ठंडी हो जाएगी, अब गर्म करके लाई हूं। अरे, तुमने नाश्ता भी शुरू नहीं किया? अभी तक सो ही रहे हो क्या? नौजवान औरत थी, रंग काला था मगर नकूश बुरे नहीं थे। रत्ना जी, नाश्ता करो। कर रहा हूं मालती, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा और एक बार फिर दिल में चौंक पड़ा। मैं इसे इतने एतमाद से मालती क्यों कह रहा हूं? कैसे जानता हूं कि ये मालती है? कुछ और लाएं तुम्हारे लिए? नहीं, लाला सुरेश चंद्र जी आए हैं, गुड़ के शीरे हैं निरे, चिपक जाएं तो छुटने का नाम ना ले। बेचारी रमा रानी उनके सामने जा फंसी हैं, अब कोई कैसे निकाले उन्हें? हम कहें उन्हें और कोई काम नहीं है, अभी सुबह हुई है और अरे कुछ और लाएं तुम्हारे लिए। मालती भी जुनूनी ही मालूम होती थी, कमबख्त की जुबान तालू से नहीं लग रही थी, बोले चली जा रही थी। उसी वक्त कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और मालती की आवाज बंद हो गई। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा था। मालती ने परेशानी से कहा, अरे ये कुत्ता कहां से घुस आया? देखो जरा बाहर जाकर। मैंने कहा, अरे हम देखें? ना रत्ना जी, कुत्ते से हमारी जान निकले है, दरवाजे बंद कर देते हैं हम, कहीं कमबख्त इधर ही ना घुसाए। मालती ने झपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं नाश्ते में मसरूफ रहा। कुत्ता खामोश हो गया था, मगर कुछ ही देर के बाद एक तेज आवाज सुनाई दी, मालती, अरे ओ मालती, कहाँ मर गई? मालती ही सुनकर उछल पड़ी। लो, शुरू हो गई आवाजें। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आई रमा रानी, वो कुत्ता। ये किशना कहाँ छुपी है? उसे तलाश कर। आज ये नहीं या मैं नहीं, आखिर ये करना क्या चाहती है? क्या सोचा है इसने? अरे हमारे यहाँ काम के आदमी हैं, हजारों काम निकलते हैं इनसे, और ये है कि रमा रानी चिंगाड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। ये वही मोहम्मद खातून थी, रमा रानी। मोहम्मद खातून अंदर घुस आई, इधर उधर देखा और बोली, रत्ना वो यहाँ तो नहीं आई? नहीं चाची। मैंने कहा, जाएगी कहाँ? आज छोड़ूंगी नहीं इसे। रमा रानी गुस्से में ये कहती हुई बाहर निकल गई। मेरी कैफियत अब किसी कदर बहाल हो चुकी थी। समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन अब दीवानगी से क्या हासिल? समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। चाय की 2 प्यालियां पीकर उठा ही था कि वही लड़की अंदर घुस आई और मेरी कमर पकड़कर मेरे पीछे आ गई। आज बचा ले रत्ना जी, आज बचा ले, भगवान के लिए। अरे अरे, मेरी कमर तो छोड़ो, कपड़े धोने की मोगरी हाथ आ गई है, एक भी पड़ गई तो अपने जल ठंडे हो जाएंगे। सचमुच वो हमें आज मार ही देंगी। अरे कौन मार देंगी? चाची, मगर हुआ क्या है? मैंने बेख्तियार पूछा। अरे भगवान इसका नाश करे, खटिया खड़ी हो इनकी। वही आमरे थे सुरेश चंद्र जी, आते हैं तो जाते ही नहीं, सारा दिन इधर ही पड़े रहते हैं और हम सब पर कर्फ्यू लग जाता है। खामोश रहो, हंसो भी नहीं, और सामने आ जाओ तो ऐसे घूरते हैं जैसे गंडेरी नजर आ गई हो। फिर तुमने क्या किया? कुत्ते से जान निकलती है उनकी। सुना है 28 इंजेक्शन लगवा चुके हैं, 2 बार काटा है कुत्तों ने उन्हें। वो ये कहकर हंस पड़ी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, कुंदनी रंग पर पसीने के कतरे बेहद भले लग रहे थे। बेख्तियार मेरी भी हंसी छूट गई। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया और वो फिर बोली, कुत्ते की आवाज का रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने और आवाज तेज खोल दी थी। ये कहकर वो फिर बेख्तियार हंसने लगी थी। हंसते हुए बोली, ये रिकॉर्ड मैं उन्हीं के लिए लाई थी, सर पर पांव रखकर भाग गए। चाची बेचारी पुकारती रह गई। तुमने गुस्लखाने का दरवाजा बंद किया था? मैंने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, मैंने तो नहीं किया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, अरे इधर ही आ रही हैं। तो ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहां कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूं? बार बार तो एक जैसे वाकयात नहीं होते हैं। अगर सरफराज का हमशक्ल निकल आया था तो क्या रत्ना का हमशक्ल नहीं हो सकता था? मगर
फिर ये सब कुछ? सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।